साथ मंत्र दोहराते जाइएगा सभी। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखमाप् भवेत्। मा कश्चित् दुःखमाप्नवेत्। अब सभी कर दर्शन करेंगे अपने हथेलियों पर। माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती और गोविंद का दर्शन करेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी। कराग्रे वसते लक्ष्मी। कर मध्ये सरस्वती। करमध्ये सरस्वती। करमूले तु गोविन्दम्। करमूले तु गोविन्दम्। प्रभाते कर दर्शनम्। प्रभाते करदर्शनम्। अब सभी धरती माँ को प्रणाम करेंगे। तो जो स्पर्श करके प्रणाम करेंगे वो स्पर्श कर लीजिए अगर हो सके तो, और जो स्पर्श करके नहीं बनेगा वो दोनों हाथ जोड़ लेंगे और धरती माँ को प्रणाम करेंगे। और हमारे साथ मंत्र दोहराते जाइए। समुद्र वसने देवी। समुद्रवसने देवी। पर्वती स्तन मंडिते। पर्वते स्तनमण्डिते। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम्। विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम्। पादस्पर्श क्षमस्व मे। क्षमस्व मे। जो श्लोक का अर्थ है वो है, हे समुद्र में निवास करने वाली माँ, पर्वत मंडल के समान जिनके स्तन है, या पर्वत मंडल जिनके स्तन स्वरूप है, जो विष्णु की पत्नी है, आप मुझे क्षमा करें क्योंकि मैं अपने पैरों को आपके ऊपर स्पर्श करने जा रही हूँ। ठीक है, तो हमारा जो प्रथम साधना कालखंड है वो यहीं पे समाप्त होता है। बोले भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय। तो सभी बच्चों, अब आप सबको सद्वाक्य मनन चिंतन के लिए आपके सामने हमारी दूसरी आचार्य आ रही हैं, रुक्मणी दीदी। सभी बच्चों को प्रणाम। हाँ, बहुत अच्छा कर रहे थे बेटा आप लोग। ध्यान तो बहुत है, खुशी बेटी अभी बहुत अच्छा की हैं, और जानकियों से जितने बच्चे जुड़े हैं बहुत अच्छा ध्यान किए हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना इतने अच्छे ध्यान करने के लिए। कक्षा को अच्छे से आप लोग उपस्थिति भी दिए और ध्यान भी लगाए। हिमांशु भी चैतन्य है, शुरू से चैतन्य ध्यान दे रहे हैं, दुनिया भी ध्यान दे रही थी। तो इस प्रकार से आप सभी ने बहुत अच्छा से क्लास को अटेंड किया। आप सबको बधाई हो। चलिए द्वितीय कालखंड की ओर जाते हैं, सद्वाक्य मनन चिंतन और कहानी सुनते हैं। तो बेटा जैसे कि कल 8 मार्च है, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उसी तारतम्य को आज जोड़ते हुए आज महिला शक्तियों के संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारे सद्वाक्य क्या है, देखिए जरा, तो पढ़िए तो क्या लिखा है, पढ़िए, खुशी बताइए। ये नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता। बहुत सुंदर, ये लिखा है यत्र पूज्यन्ते नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता। इसका अर्थ क्या होता है पता है ना आप लोगों को? पता है बेटा क्या होता है इसका अर्थ? आप लोग ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न बहुत पूछती हूँ ना मैं, आप ध्यान से सुनिएगा। इसका अर्थ यह होता है बच्चों कि जहाँ नारियों का वास होता है वही देवताओं का भी वास होता है। देवतागण कहाँ रहते हैं? जहाँ नारी रहती है, जहाँ नारियों का सम्मान होता है वही देवता स्थापित होते हैं। यही इसका साधारण सरल अर्थ है। तो इस संदर्भ में चलिए हम कुछ कहानी सुन लेते हैं, कुछ वाकया सुन लेते हैं, कैसे, है ना। जैसे कि आपके घर में अगर माँ ना हो तो क्या होगा बताइए? माँ नारी है। अगर घर में माँ ना हो तो घर अच्छा लगेगा क्या? नहीं होगा।
बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हम कहीं से भी आते हैं तो अपनी माँ को खोजते हैं, माँ माँ आप कहाँ हो, या वो अगर माँ ना मिले तो किसी से पूछते हैं कि माँ कहाँ है, माँ कहाँ है। तो सबसे पहले हम अपनी माँ को ढूंढते हैं, बड़ी दीदी को ढूंढते हैं, घर में कोई भी महिला शक्ति है उनको ढूंढते हैं। और क्यों ढूंढते हैं बच्चों? क्योंकि उनमें अपार ममता होती है, हमारे लिए भोजन बनाती हैं। और हमको तो खाना बहुत जरूरी है भाई, जब तक हम भोजन नहीं करेंगे तो हमें शक्ति कहाँ से मिलेगी, ऊर्जा कहाँ से मिलेगी। इसलिए दुनिया में जितने भी लोग हैं, जब भी घर जाते हैं तो कोई ना कोई नारी शक्ति को ढूंढते हैं, चाहे माँ हो, दीदी हो, पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, बुआ हो, मामी हो, चाची हो, जो भी हो। तो हमेशा नारियां जहाँ रहती हैं बच्चों, वहाँ क्या होता है, देवता वास करते हैं। क्योंकि वही क्या होता है, समृद्धि होती है, वही सहयोग होता है, वही प्रेम होता है। तो जहाँ जहाँ नारियों का वास होता है वहाँ वहाँ पूजनीय स्थल बन जाते हैं, है ना। और जिनके घर नारी नहीं होता है उनके घर बिल्कुल भी इस तरह से वातावरण नहीं होता। दीपक कौन जलाएगा, रंगोली कौन बनाएगा, भोजन कौन पकाएगा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो आइए हम आपको एक ऐसी महिला शक्ति से परिचित करवाते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा अरुणिमा सिन्हा का, सुना है क्या? हाँ या नहीं? अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है? हमारे सगुन बिटिया बोल रही है हाँ मैंने सुना। आप लोग सुने हो बेटा? जानकी चापा वाले बच्चे सुने हो? नहीं सुने हैं। खुशी बिटिया लोग सुने हैं क्या? अरुणिमा सिन्हा का नाम सुने हैं? नहीं। चलिए तो आप सुनिए ना, बहुत ही अच्छी कहानी है उनके संदर्भ में। और ये बहुत ही ये सही कहानी है बेटा, आप लोग, ये कोई कहानी नहीं है, ये जीवन की सच्चाई है। तो आप जरूर जाने अरुणिमा सिन्हा कौन है। हमारी भारत की बेटी है अरुणिमा सिन्हा। तो मैं बताना चाहूंगी बच्चों, अरुणिमा सिन्हा एक हमारे भारत की बिटिया जो राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही हैं। हाँ ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न करूंगी ना। राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही हैं। एक बार क्या हुआ, वो खेल में पार्टिसिपेट करके आ रही थी, ट्रेन के द्वारा आ रही थी। अब क्या हुआ, अचानक से रास्ते में, जो बिहार का एरिया है बच्चों, वो थोड़ा सा ठीक नहीं है क्षेत्र, तो कुछ छीना झपटी हुई और अरुणिमा सिन्हा हमारी बिटिया को, हमारी भारत की बिटिया को ट्रेन से फेंक दिया गया। हाँ सुनते रहिएगा, ये सही कहानी है और हमारी भारत की बेटी की कहानी है। तो अरुणिमा सिन्हा को बच्चों ट्रेन से फेंक दिया गया। तो फिर क्या हुआ, उनके जो दोनों पैर है वो कहाँ पर गया, पटरी में गया। अब ध्यान से सुनिएगा, पटरी में दोनों पैर चला गया। और उसके बाद क्या हुआ, ट्रेन उसके पैरों से चला गया। क्या होगा आप बताइए। अब किसी के पैर से ट्रेन चला जाए तो क्या होगा, पैर में तो जान नहीं होगी, वो तो कट जाएगा। और इसी तरह से वो बेहोश हो गई और रात भर पटरी पे अंधेरे में वे पड़ी रही। कितने ट्रेन आए गए, उनके पैरों के ऊपर से चले गए, आए चले गए, ऊपर आए, और इस तरह से वो रात भर पड़ी रही। बस उनको थोड़ा सा इतना भी, थोड़ा सा सुनाई बस देता था कि कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है, बाकी कुछ उनको होश नहीं था। सुबह लोगों ने जब देखा तो उनको उठाकर हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद क्या हुआ, अब तो उनके पैरों में जान नहीं था, पैर को काट दिया गया, दोनों घुटने से नीचे दोनों पैर को काट दिया गया जीवित उनको रखने के लिए। अब क्या हुआ, ऐसी स्थिति में अरुणिमा सिन्हा को क्या निर्णय लेना था, रोना था, और क्या करना था, चुपचाप घर में चले जाना था और चुपचाप बिस्तर में पड़े रहना था, ऐसा था। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने क्या किया पता है बच्चों, उसी समय, जिस समय उसको पता चला, जिस समय उसको होश आया कि उसके दोनों पैर कट चुके हैं, उसी समय उन्होंने ऐसा निर्णय लिया जो पूरी दुनिया को अचरज में डाल दिया। उसने क्या कहा, मैं हिमालय चढ़ूंगी बोली। हिमालय जानते हो ना, हमारे भारत की जो बर्फों का एक पहाड़ है, हमारे बर्फों से घिरा एक पर्वत है बच्चों, जिसकी ऊंचाई कितनी है, कितनी ऊंचाई, जिसकी 8848 है ना, 8848 मीटर की ऊंचाई है। उस हिमालय को चढ़ूंगी बोली। ये संभव हो सकता है क्या बताइए? जिनके दोनों पैर कट गए हैं वो हिमालय चढ़ पाएंगे क्या? बताइए, चढ़ पाएंगे? नहीं, नहीं चढ़ पाएंगे। लेकिन अरुणिमा सिन्हा की वो महान विचार, उनका दृढ़ संकल्प कि मैं हिमालय चढ़ूंगी। उसके बाद क्या हुआ, उनके हॉस्पिटल से लौटने के बाद बच्चों वो 2 महीने में अपने आप को, जो नकली पैर होता है, स्पंज का पैर होता है, वो लगा के वे ट्रेनिंग के लिए चली गई। कहाँ चली गई?
बछेंद्री पाल जी के पास। अब बछेंद्री पाल को आप लोग जानते होंगे, हमारे भारत की वो महिला शक्ति हैं जो सर्वप्रथम हिमालय फतह की थी, हिमालय की ऊंची चोटी में चढ़ी थी, माउंट एवरेस्ट में। उनके पास चली गई। अब उसके बाद क्या हुआ, वो जाकर उनको कहा कि मुझे चढ़ना है पहाड़। तो सबसे पहले तो वो देखी तो उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये लड़की आई है जिनका दोनों पैर नहीं है, वो पहाड़ चढ़ना चाहती है, ये संभव नहीं है। लेकिन उनकी मन की शक्ति को देखी, मनोशक्ति को देखने के बाद उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुमको ट्रेनिंग दूंगी करके। और उन्होंने उसको ट्रेन किया और बच्चों वो 2-3 महीने में ही हिमालय चढ़ के बता दी। तो ऐसी है हमारी महिला शक्ति अरुणिमा सिन्हा, जो पैर कटने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं हिमालय चढ़ूंगी। आज हमारे पास पैर है फिर भी हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हम हिमालय चढ़ेंगे। यह हमारी भारत की बेटी है, हमारी भारत की नारी शक्ति है बच्चों। ऐसे ही बहुत सारे नारी शक्ति हैं जिनके उदाहरण है हमारे भारत की, जिन्होंने पहली बार में हमारे भारत में कैसे कैसे झंडे गाड़े हैं। रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, सुना है ना। उन्होंने क्या किया था, अपने छोटे से बच्चे को अपने पीठ पे बांधकर युद्ध मैदान में उतर गई थी। और ऐसा कोई पुरुष कर सकता था क्या? नहीं कर सकते थे, है ना। कोई छोटे बच्चे को पीठ पे बांधकर कोई भी पुरुष आज तक युद्ध नहीं लड़ा। और किसने करके ये बताया? एक महिला शक्ति ने करके बताया, है ना। आप लोगों ने इंदिरा गांधी का नाम सुना होगा। वो बचपन में ही एक वानर सेना, आप लोगों की उम्र में ही एक सेना तैयार कर ली थी। वह भी एक नारी शक्ति का उदाहरण है। आपने लता मंगेशकर का नाम सुना है बेटा, है ना। लता मंगेशकर का, जो कितने 12 वर्ष की उम्र में गायन शुरू किया। और आज पूरे विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में उनकी आवाज की कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। ये नाम सुना है आप लोगों ने। हमारी प्रतिभा देवी पाटिल जी को जानती हैं आप, हमारी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, जो तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी। और उन्होंने ये क्या बोलते हैं, तीनों सेनाओं का प्रतिनिधित्व की है। ये बहुत बड़ी शक्ति है ना। और हर क्षेत्र में सबसे बड़ी शक्ति कौन है? आपकी मम्मी है। आप सबकी मम्मी सबसे बड़ी महिला शक्ति है। आप लोग मानते हो ना? मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर आपकी मम्मी नहीं होती तो आप लोग इतने अच्छे बहादुर बच्चे नहीं होते। तो आपके घर में भी कोई महिला शक्ति है बच्चों। तो इस प्रकार से हम सारे महिलाएं महिला शक्ति को प्रणाम करते हैं और याद करते हैं उनको। उनकी बहुत सारी कहानियां हैं बच्चों। हमारे भारत की बेटियों के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। आपने शकुंतला का नाम सुना है? सुना है? हाँ, शकुंतला है जिनके बेटे भरत, जिनके नाम पर हमारा देश भारत पड़ा है। क्या करते थे? भरत जो है वो शेर के बच्चों के साथ खेला करते थे। आप लोगों ने सुना है ना। उनको इतना बहादुर किसने बनाया? माता शकुंतला ने बनाया। तो सभी नारी शक्ति को प्रणाम करते हैं बच्चों। ये हमारी कहानी थी। अच्छा, कहानी कैसा लगा अरुणिमा सिन्हा के बारे में? कहानी कैसा लगा? बहुत अच्छी थी कहानी दीदी जी। क्या हम अपनी शक्ति को अरुणिमा सिन्हा जैसे हम बना सकते हैं क्या? दृढ़ संकल्प हम भी दृढ़ निश्चयी बन सकते हैं क्या? हाँ, हमारे बेटे लोग बोल रहे हैं हाँ बन सकते हैं। आप लोगों ने हिमा दास का नाम सुना है बेटा? हिमा दास का नाम सुना है ना। हमारी हिमा दास कहाँ की है? असम की है। एक छोटी सी बेटी, अभी कितने साल की हुई है? 21 साल की हुई है। और उनका शौक क्या था? सिर्फ उनका शौक था दौड़ना। और आज भारत की उड़न परी के नाम से जाना जा रहा है। और अभी क्या हुआ है, अभी हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने उन्हें डीएसपी के पद पर सुशोभित किया है। आप लोगों को पता है? हिमा दास अभी 21 वर्ष की हैं, अभी पढ़ाई कर रही हैं और डीएसपी बन चुकी हैं असम पुलिस में। तो इस प्रकार से हमारी बेटियां समय समय पर अपने नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा रही हैं। आप सबको भी, सभी बेटियों को बहुत बहुत शुभकामना। आप भी अपने माता पिता और देश का नाम इसी तरह से रोशन करें। चलिए अब कुछ प्रयोग करते हैं, ठीक है। छोटा सा प्रयोग करते हैं, देखिएगा। हमारे पास कुछ है। ये क्या है? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है बेटा? दीदी आलू। आलू है, पोटैटो आलू है ना। और ये क्या है? चाकू। चाकू, बहुत सुंदर। आप लोगों ने देख लिया। हम लोग क्या प्रयोग करने वाले हैं? ये हमारे पास प्लेट है ना। प्लेट में इसको रखते हैं, रुक के देखते हैं, ऐसा थोड़ा सा कर दें दिखाई देता कि ये ये ऊंचाई में ये प्लेट है ये, और ये चाकू है, आलू है। अब देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं बताइए।
काट रहे हैं। बहुत सुंदर, ये चाकू कितना अच्छा काम कर रहा है। देखो कितना सुंदर से ये आलू को काटा है, छोटे छोटे पीस में काटा है ना, दिख रहा है आप लोगों को? जी दीदी। देखिए कितना सुंदर सुंदर छोटे छोटे पीस में काट दिए हैं हम लोग इसको। वाह, ये चाकू तो बड़े कमाल की है भाई। इतने सुंदर तरीके से हमारे सब्जी को देखो कितना मस्त काटे हैं। वाह, ये देखो, है ना, थोड़ा सा और काट के देखते हैं। इस तरह से हमने देखा कि ये जो है सब्जियों को बहुत सुंदर तरीके से ये चाकू काटने में समर्थ है। अब दूसरे तरफ हम देखते हैं, इसी चाकू का कमाल देखते हैं बच्चों। ये क्या है? क्या है ये? क्या है? कागज। क्या है? कागज। ये पुनः चाकू है ना। ये चाकू है, वही चाकू है जिसने इतने सुंदर सुंदर पीस में क्या काटा है? आलू। और यही वो चाकू है और ये कागज है। अब देखो ये क्या करेगा? क्या किया? क्या कर रहा है ये? बताइए क्या किया इसने? काट रहा है। ये इस कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में देखो कैसे पूरा बिगाड़ दिया, इसको सूरत बिगाड़ दिया ना। जी। इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? हमको इससे क्या शिक्षा मिलती है? देखिए ये चाकू क्या चीज का प्रतीक है पता है? ये चाकू शक्ति का प्रतीक है। जिसमें भी कोई भी शक्ति होती है बच्चों, वो दो तरह के कार्य कर सकता है। एक बहुत ही सुंदर स्वरूप दे सकता है और एक तरह ऐसे स्वरूप को बिगाड़ सकता है। जो भी शक्तिशाली चीजें हैं दुनिया में वो दो कार्य कर सकता है, एक स्वरूप बिगाड़ सकता है और एक स्वरूप को बहुत सुंदर बना सकता है। इस तरह से सभी शक्तियों का। तो इससे हमको यह शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमारे अंदर जो भी शक्ति है उसका हम सही प्रयोग करें और उसको सुंदर बनाने में, प्रकृति को सुंदर बनाने में, व्यवहार को सुंदर बनाने में, वातावरण को सुंदर बनाने में हमारी शक्ति का प्रयोग करें। जैसे अगर हमारे पास बहुत बाहुबल है, हमारे शरीर में बहुत ताकत है, तो उसका सदुपयोग भी हो सकता है और इसका गलत उपयोग भी हो सकता है। जैसे गलत उपयोग क्या हो सकता है? अगर शक्ति है तो किसी को धक्का दे सकते हैं, किसी को थप्पड़ से मार सकते हैं, किसी के घर में जाकर फल वल को तोड़ सकते हैं, किसी के कुछ दीवार को तोड़ सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और दूसरा, शक्ति का अच्छा प्रयोग भी कर सकते हैं, किसी की सहायता भी कर सकते हैं, है ना। किसी की कोई कार्य अगर नहीं बन रहा है उस कार्य को बनाने में मदद कर सकते हैं, मम्मी की मदद कर सकते हैं, अपने शिक्षकों की मदद कर सकते हैं, पड़ोसियों की मदद कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? जी दीदी। कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे शक्ति का प्रयोग कैसे करना चाहिए? अच्छे कर्मों में। अच्छे कार्य। उसी प्रकार हमारी बुद्धि की, देखिए हमारे पास बुद्धि है, ईश्वर ने हमें बुद्धि दिया है। अब हमारी बुद्धि का प्रयोग क्या क्या कर सकते हैं? एक तो हमारी बुद्धि का प्रयोग किसी के लिए एकदम गलत षड्यंत्र रचने में कर सकते हैं, किसी को गिराने में प्लानिंग कर सकते हैं, किसी के टांग खींचने में प्लानिंग कर सकते हैं। स्कूल में होता है ना, वो मेरे से आगे मत बढ़े, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उसकी कॉपी को फाड़ देते हैं। तो हम बुद्धि को कहाँ लगाते हैं? गलत कामों में। और दूसरी तरफ हम बुद्धि को लगा सकते हैं किसी की प्रशंसा करने में, बड़ाई करने में, किसी को गणित सिखाने में, किसी को विषय वस्तु को सिखाने में हमारी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। नए नए चीज का आविष्कार करने में अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो किसमें करना चाहिए हमारी बुद्धि का प्रयोग? किसमें करना चाहिए बुद्धि का प्रयोग हमको? अच्छे कर्मों में और दूसरों की मदद करने में। हाँ, हमारी बुद्धि का प्रयोग अच्छे कठिन सवाल है उसको सॉल्व करने में कर सकते हैं, है ना। जो नहीं बन रहा है उसको बनाने में कर सकते हैं, नए नए आविष्कार करने में कर सकते हैं। इसी की तरह बेटा हम लोग को वाणी मिली है, ईश्वर ने हमें वाणी दिया है। तो एक तरफ तो हम क्या कर सकते हैं? चुगली कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, गाली दे सकते हैं, और एक तरफ किसी की तारीफ कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं, है ना, और किसी के यशगान कर सकते हैं। क्या करना चाहिए हमको बताइए तो? क्या करना चाहिए? वाणी का प्रयोग किसके लिए करना चाहिए? तारीफ करने के लिए, किसी का यशगान करने के लिए और किसी का हौसला बढ़ाने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये करेंगे तब हम क्या अच्छे प्रेरक भी बनेंगे, है ना। इसी प्रकार हमारे पास बहुत सारे धन संपत्ति भी आ जाता है। धन का प्रयोग दो प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। धन का प्रयोग हम गलत चीजों में लगा सकते हैं, जैसे कि जुए खेलना, है ना,
और किसी क्या बोलते हैं दुर्व्यसन जो होता है, गलत चीजों को खाने पीने में भी उसका खर्च कर सकते हैं। फैशन परस्ती वाले कपड़े पहनने में या चकाचौंध वाले में भी खर्चा कर सकते हैं। और दूसरी तरफ उसका खर्च दान दक्षिणा किसी जरूरतमंद को देने में भी कर सकते हैं। जरूरत की चीजें जिनके पास नहीं है उनको लिए ला सकते हैं, है ना? इनके लिए भी हम कर सकते हैं। तो बताइए धन का प्रयोग कहाँ करेंगे हम लोग? कहाँ करना चाहिए हमको धन का प्रयोग? दान करने में और किसी जरूरतमंद को उसकी जरूरत पूरी करने में। हाँ, बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे पास बल, बुद्धि, धन, वाणी ये हमारी शक्ति है और हमारी शक्ति का प्रयोग हम सही दिशा में करेंगे तो विकास ही होगा, है ना? मानसिक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा, आसपास जितने भी व्यवहारिक विकास होगा, व्यवहार भी बनेगा, परिवार भी बनेंगे। और अगर हम गलत चीजों में करेंगे तो सब तरफ नष्ट ही नष्ट होगा, शरीर भी नष्ट होगा, मन भी नष्ट होगा, है ना? सारे वातावरण नष्ट होगा, हमारे रिश्ते भी बिगड़ेंगे। इसलिए हमारे जो हम चाकू की तरह हम हैं, शक्तिशाली हैं और हम अपनी सारी चीजों की सारे गुणों का प्रयोग अच्छी चीजों के लिए करेंगे। यह प्रयोग है। ये प्रयोग कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा दीदी। हाँ, बहुत अच्छा बेटा, आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। चलिए इसी तारतम्य में आज एक आप लोगों को दीदी जो है हमारी सुमन दीदी है, एक बुद्धि बढ़ाने वाला छोटा सा वीडियो बता रही है। फिर हमारी एक दीदी आ रही है किरण दीदी जो आप लोगों को क्राफ्ट कला सिखाएंगी। तो दीदी के स्वागत करने के लिए हम तैयार रहेंगे। अभी सुमन बहन छोटा सा वीडियो दिखाएंगे, अब देखिएगा क्या शिक्षा मिली बताइएगा जरूर। दीदी, सुमन दीदी। जी दीदी। जी बच्चों, हम सभी परेशान रहते हैं ना कि हमें कुछ याद नहीं होता। तो हमें जो हमारी परेशानी है वो क्या है कि हमें कुछ याद नहीं होता। तो हम सब याद करने की जो हमारी बुद्धि है उसे बढ़ाने की विधि आज जानते हैं, समझते हैं। ठीक है? तो हमारी जो बुद्धि है वो उसका हम केवल 7 से 8 इतना ही प्रतिशत यूज कर पाते हैं। और जो हमारे जो ऋषि मुनि, रिसर्चर, साइंटिस्ट ये सब होते हैं वो सिर्फ 10%, 11% इतना ही यूज कर पाते हैं। तो और जो हमारे स्मरण शक्ति है उसको बढ़ाने के कुछ प्रमुख उपाय हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं, है ना, अपनी जो विषय पढ़ रहे हैं, तो विषय में गहरी रुचि बस सीखने की जो रुचि है उसे बढ़ाकर हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से याद होगा। और रुचि हम बढ़ाए कैसे विषय में? सबसे पहला है दृढ़ संकल्प शक्ति। हम संकल्प शक्ति के साथ पढ़ेंगे तो हमारी रुचि बढ़ेगी और चुनौती के साथ। और हम सबसे पहले हम ये अपने दिमाग में लाएंगे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ क्यों रहे हैं, उसका लाभ क्या होगा और हम इसका उपयोग करेंगे कहाँ। या जैसे हमें परीक्षा देनी है उसके लिए पढ़ रहे हैं, या हमारे दैनिक जीवन में, या हम उसे विद्या ज्ञान अर्जन के लिए पढ़ रहे हैं। हमें इसका उद्देश्य जब पता रहेगा तो हमें अपने आप ही रुचि आने लगेगी और हमें अच्छे से याद भी हो जाएगा हम जो पढ़ते हैं उसमें। और अगला है गहरा और विस्तृत अध्ययन। जैसे मुख्य बिंदुओं का संक्षेप में लिखे। जैसे हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, जैसे उदाहरण ले लेते हैं, हम प्रदूषण के बारे में पढ़ रहे हैं, पर्यावरण में। तो सबसे पहले उसका जो हमें याद करना है, तो प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं, उसका जो मुख्य बिंदु है, जैसे ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये जो है मुख्य बिंदु है, उसको याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। उसके बाद जो सार है उसके विस्तार में जाएंगे। जैसे उसके अंतर्गत उसे फिर हानि कौन कौन सी होती है और उसके उपाय क्या क्या है। ऐसे पहले मुख्य जो पॉइंट है उसको लिखेंगे, उसके बाद जो उसके विस्तार है उसमें जाएंगे। तो इससे हमें बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। और जैसे किसी नए विषय को समझने में पहले छोटी व सुबोध पुस्तक पढ़े, फिर उसके बाद उसके डिटेल में जो है उसको विस्तार से पढ़ने के। जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं तो हमें जाते ही हमें बहुत मोटी मैथ्स का किताब नहीं दे देते, जैसे 12th में, 12वीं में, 11वीं में बड़ी कक्षाओं में पढ़े जाते हैं। वैसे सबसे पहले हमें पहली दूसरी कक्षा में जोड़ना और घटाना, गुणा भाग सिखाया जाता है। ऐसे ही हम कुछ भी विषय पढ़ रहे हैं उसके लिए जो छोटी छोटी बातें हैं वो पहले सीख लेंगे, उसके बाद बड़े जो विस्तार है उसमें जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम भूल जाते हैं, जो भी पढ़े रहते हैं उसे भूल जाते हैं। तो यानी दोहराना यानी भूलने से रोकना।
तो सबसे पहले याद जो किए हैं उसे एक महीने में रोज एक बार दोहराएंगे, फिर 15 दिन में 2 बार दोहराएंगे, फिर एक सप्ताह में रोज 4 बार दोहराएंगे। जब भी हमें समय मिल रहा है, हम कहीं घूम रहे हैं, गार्डन में घूम रहे हैं या खाली बैठे हैं, तो हम उसे दिमाग में एक बार दौड़ा लेंगे कि हमने क्या-क्या पढ़ा, हमें क्या-क्या याद है। जैसे हम सिलेबस का अपना जो परीक्षा देने के लिए जो पढ़ते हैं वो, फिर हम सीखने में हमें जो भी सीखना है उस पे पर्याप्त समय देना है। जैसे हम जो भी सीखते हैं उसमें हम चाहते तो हैं कि हम सीखें, हमें सब कुछ आए, लेकिन हम उस पे सीखने में समय नहीं दे पाते और हम उसको सीख नहीं पाते। इसलिए जो कुछ भी सीखना है तो हमें उस पे समय देना है। जैसे हमें कंप्यूटर सीखना है तो उस पे हमें समय देना चाहिए, समय देना होगा। हम साइकिल सीखना चाहते हैं तो उसमें समय देना होगा। जो कुछ भी हम सीखना चाहते हैं उसमें अधिक समय देना होगा। जैसे हमें इंग्लिश हमारी कमज़ोर है, गणित हमारा कमज़ोर है, तो हम क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट में ज़्यादा समय देंगे, उसे ज़्यादा सीखने का प्रयास करेंगे। और अगला पॉइंट है, केवल परीक्षा पास करने की पढ़ाई परीक्षा के बाद बिखर कर खो जाती है। और हम सब क्या करते हैं, परीक्षा सिर्फ पास लिए पढ़ते हैं और वो बाद में सब भूल जाते हैं। तो ये हमारे जो जीवन है उसका हम वो समय व्यर्थ कर देते हैं, जो अमूल्य जीवन है। इसलिए हम जो भी पढ़े वो अपने जीवन के लिए जो काम आए ऐसा पढ़े और समझ कर पढ़े। और अच्छी स्मरण शक्ति के लिए जो मूल बातें वो क्या है, नियमित दिनचर्या हो, समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर हमारा भोजन, सब कुछ दिनचर्या में आप एक टाइम टेबल बना लीजिए कि हमें इस समय में क्या करना है, इस समय में हमें स्कूल जाना है, इस समय में हमें ये पढ़ाई करनी है। ऐसा हम एक टाइम टेबल नियमित दिनचर्या बना लें। और अच्छा स्वास्थ्य, हम हमें स्वस्थ रहने के लिए जैसे शारीरिक व्यायाम करना है, दंड बैठक लगाना है, प्राणायाम करना है। यहाँ पे बाल संस्कार शाला में आप लोगों को स्वस्थ रहने की जो कला बताई जाती है ना? तो आप लोगों को स्वस्थ रहेंगे तो ही पढ़ाई में ध्यान लगेगा और हम हमारी जो स्मरण शक्ति है वो बढ़ेगी। और मन की शांति, एकाग्रता, हम जब एकाग्र रहेगा हमारा मन तो ही हमें पढ़ने में मन लगेगा और हमें अच्छा सा याद भी होने लगेगा सब। और दिमाग के व्यायाम भी करेंगे, जैसे कुछ गेम्स होते हैं, शतरंज खेलते हैं क्या आप? शतरंज खेलने आता है किसी को? जो दिमाग का व्यायाम है वो शतरंज से होता है। और जैसे न्यूज़पेपर में आता है एक वर्ग पहेली करके, वो उसको भरेंगे, उसमें भी दिमाग का एक्सरसाइज होता है। तो ऐसे बहुत सारे गेम होते हैं, तो वो हम जो दिमाग को व्यायाम कराए हमारे, इससे हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। और सही व संतुलित भोजन करें। हम जो भोजन करते हैं वो सात्विक और संतुलित हो, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ तला भुना और फास्ट फूड इन सब से बचना है। और गहरी नींद ले, जैसे हम सोचते तो हैं कि सुबह उठे और उठ भी जाएंगे तो हमारी पूरी नींद तो हम स्टूडेंट नहीं रहेंगे, हम आलस्य से भरे रहेंगे। इसलिए हमें 6 से 8 घंटा पूरा पर्याप्त नींद लेनी है। और स्वाध्याय और सत्संग करेंगे, अच्छी किताबों को पढ़ेंगे और अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे तो हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी और एकाग्र होंगे। और अनुशासित जीवन, जीवन में अनुशासन का कितना महत्वपूर्ण है आपने बहुत सारी कक्षाओं में सुना भी है। तो हमारे जीवन में हम अनुशासित रहेंगे। और सकारात्मक सोच, हम जो विचार है उसे हमेशा साथ रखेंगे। और सहयोगी स्वभाव, हम सबका सहयोग करेंगे, सबकी अच्छी भावनाएं रखेंगे, सबकी मदद करेंगे। जैसे स्कूल में किसी को पेन की जरूरत हो गई, कॉपी की जरूरत हो गई, किताबों की जरूरत हो गई, तो हम उनकी मदद करेंगे। या हमारे पड़ोसियों की जरूरत है उसकी मदद करेंगे। और आचरण करेंगे जिसमें मतलब हमेशा सत्य बोलेंगे और जो सही है उस वो ही करेंगे। और अपने जो कर्म करेंगे और भगवान पर पूरा विश्वास करेंगे। हम जो पढ़े हैं उस पर विश्वास करते हुए पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से याद होगा। ठीक है। और आगे जैसे व्यायाम करने के बारे में बताए थे ना, तो व्यायाम में जैसे गणेश योग है और भ्रामरी प्राणायाम है। तो भ्रामरी प्राणायाम तो हम सब ने अभी किया है। तो गणेश योग देखिए भैया एक कर रहे हैं सामने, जो खड़े हुए हैं और दोनों कान एक विपरीत दिशा में पकड़े हुए कान को
और जीभ जो है वो उल्टा तालू में लगा के, ऐसे जो जीभ है उसे पलट कर तालू में लगाएंगे और धीरे धीरे बैठेंगे, वो है गणेश योग। ऐसे दिन में खड़े रहेंगे, फिर धीरे धीरे बैठेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर धीरे धीरे बैठेंगे, ऐसे जीभ को तालू से लगा कर रखेंगे। और ऐसे दिन में 10 से 12 बार आपको सुबह आप करेंगे तो आप जैसे गणेश योग है, गणेश जी की तरह कुशाग्र होते जाएगा। और भ्रामरी प्राणायाम तो आप अभी नहीं किया ना, तो आप प्रतिदिन ये गणेश योग करेंगे तो आपकी जो बुद्धि है वो बढ़ते जाएंगी, आपको बहुत याद होते जाएगा। और ऐसे स्मरण शक्ति बढ़ाने की कुछ जैसे मनोरंजक सहायक है। हम किसी भी चीज को खेल खेल में कैसे याद कर सकते हैं, जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग है ना, तो 7 रंग को इंग्लिश में याद करना है तो कैसे करेंगे? वेबिग्योर, वेबग्योर है ना। वी का अर्थ होता है वायलेट और आई का अर्थ होता है, आई का अर्थ क्या होता है किसी को मालूम है क्या? इंडिगो। वेरी गुड। इंडिगो। और बी से ब्लू, और जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो ये जो इंद्रधनुष का है वो इंग्लिश में है ना, वेबिग्योर करके जो याद रखेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। और उसके बाद अगर हिंदी में भी याद करेंगे तो हिंदी में याद करेंगे तो बेनिहा पर पी नाला है ना, बैगनी, नारंगी, सॉरी हाँ नीला, और फिर ऑरेंज, हरा, पीला और नारंगी और लाल। ऐसे हमें हिंदी में याद करेंगे तो जो प्रथम अक्षर है उसे जोड़कर हम बना लेंगे। तो जैसे हम इंद्रधनुष का याद वेबिग्योर करके रखेंगे तो हमें आसानी से उसका इंग्लिश नाम पूरा याद हो जाएगा। और जैसे गणित के सवाल है उसे बॉड मास करके याद रखेंगे। तो जैसे ब्रैकेट होता है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन मतलब जो प्लस मल्टीपल करते हैं, और एडिशन, और ये सब जो सूत्र है वो हमें याद हो जाएगा। और जैसे आयुर्वेद में औषधि है एक सीतोपलादी, उसको याद करने का जैसे उसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक औषधि है, जैसे मिश्री और वंशालोचन, पीपल, इलायची व दालचीनी, ये सब का जो मिश्रित है वो सीतोपलादी है। तो और अगला है जैसे गीत के छंद, जैसे हमें कुछ प्रार्थना याद करना है पूरा, तो जो प्रथम पंक्ति है उसको याद करेंगे बना के तो वो आसानी से याद हो जाएगा। और एक है जैसे हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह है उसको याद कैसे कर सकते हैं? माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस 9 पिज्जा। इसको हम याद करेंगे जैसे हमारी बहुत पढ़ी लिखी माँ है जो हमें सिर्फ 9 पिज्जा हमें सर्व की। तो अगर हम इसे इंग्लिश में याद करते हैं, माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस 9 पिज्जा, तो इसे हमारे सौर मंडल के जो इतने भी नाम है वो आसानी से याद हो जाएगा। जैसे माई से एम है तो माई से मरकरी, फिर वेरी है, वेरी से विनस, और फिर एडुकेटेड है उसे अर्थ, फिर मदर से मार्स, और जस्ट से जुपिटर, और सर्व्ड से सटर्न, और अस से वेरनस, और 9 से नेपटून, और पी से प्लेटो। तो इस प्रकार हम अगर ये पॉइंट याद करते हैं, माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस 9 पिज्जा, तो इससे हमें पूरा जो सौर मंडल का नाम है वो याद हो जाएगा। वैसे हम किसी भी चीज को अगर याद करते हैं तो उसे एक ऐसे ही शॉर्ट में कुछ शब्द बना लेंगे, वाक्य बना लेंगे, फिर वो आसानी से याद हो जाएगा। और इसी प्रकार जैसे महीनों को हम कौन से महीने कितने दिन का ये याद करना है तो कैसे याद करेंगे? जैसे ये हमारी उंगली है ऐसे मुट्ठी बना लेंगे, फिर ये जो ऊपर वाला भाग है जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, जुलाई। तो जो ऊपर आएगा वो 31 का महीना रहेगा, और जो नीचे आएगा वो 30 का महीना रहेगा। ऐसे ही हम आसानी से याद कर सकते हैं कि कौन सा महीना 30 का है और कौन सा 31 का है। ठीक है। अब जैसे स्मृति बढ़ाने के कुछ घरेलू नुस्खे हैं।
जैसे कि हम जो कुछ भी सीखते हैं, पढ़ते हैं, उसे हम किसी 3 मतलब 3 व्यक्ति को हम बोलेंगे, सुनाएँगे उसको। जैसे हमारी बड़ी दीदी हैं, दादी है, दादा है, माता है, पिताजी है, हम किसी को भी जो कुछ भी पढ़े हैं उसको सुनाएँगे, तो हमें बहुत अच्छे से याद रहेगा कि हमने क्या पढ़ा है और इनको सुनाए थे। और जैसे हमारे पास हमारे मतलब फैमिली में अभी नहीं है जो भी पढ़े हैं उस समय, तो हम क्या करेंगे, पौधे को, पेड़-पौधे को या बाहर कोई जीव-जंतु है, गाय, बैल, बकरी उस या हम अगर कोई भी नहीं है तो हम अपने आप को शीशे में देखकर भी उसको हम अपने आप को शीशे में सुना सकते हैं। या कोई मूर्ति है, तस्वीर, जो कुछ भी है उसको हम सुना देंगे, 3 लोगों को सुनाएँगे तो हम जो भी पढ़े हैं उसे वो बहुत अच्छे से हमें याद रहेगा। और पढ़ते पढ़ते समय या परीक्षा देते समय हम जो जीभ है उसे ऊपर तालू के ऊपर उल्टा कर लेंगे, ऐसे। आप लोगों को दिखाए समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग समझ रहे हैं ना मैं बोल रही हूँ वो? जो जीभ है उसको ऊपर तालू की ओर लगा लेंगे, उल्टा कर लेंगे, तो हमें हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क है वो बहुत एकाग्र रहेगा, जिससे हम कुछ भी पढ़ेंगे वो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और जब भी हम पढ़ेंगे तो कमर सीधी रख के पढ़ेंगे और स्थिर रहकर। हम अभी कई बच्चे क्या करते हैं कि कभी लेट कर पढ़ते हैं, कभी सोफ़ा में, कभी इधर, कभी उधर, तो कभी मेढक की तरह। तो ऐसे ना पढ़ के हम एक जगह स्थिर कुर्सी टेबल पे या ज़मीन पर एक जगह स्थिर होकर और या कमर सीधी करके बैठेंगे, जिससे प्राण वायु का जो संचार है वो बहुत अच्छे से होगा, प्राण ऊर्जा का, और हमें जो कुछ भी पढ़ेंगे वो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और इसके बहुत सारे औषधि भी है, जैसे पुदीना, तुलसी, ब्राह्मी, मुलेठी, शहद आदि के मतलब इसको उपयोग में भी ला सकते हैं। और सूरजमुखी के जो बीज है और खरबूजे के बीज, अलसी का जो बीज आता है उसको भी प्रयोग में ला सकते हैं। और साथ ही तुलसी के जो पत्ते हैं और 5 काली मिर्च, और अगर हो सके तो बादाम। बादाम का तो आप सभी जानते ही हैं कि बुद्धि बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और इन सबको मतलब मिलाकर दूध में इन सबको मिलाकर हम पी सकते हैं। और कद्दू की खीर तो सभी को पसंद है। कद्दू की खीर खाए हैं सभी? कद्दू की खीर कौन-कौन खाए हैं? हाँ, अगर हो सके तो कद्दू की खीर खाएँगे। हाँ, कुलदीप भाई यहाँ से कोई बच्चे वो खाई है। ठीक है, तो कद्दू की जो खीर है वो हमारी स्मरण शक्ति में बढ़ाने में भी मदद करती है। और जैसे काढ़ा भी पी सकते हैं, जैसे मेहंदी के पत्तों का काढ़ा बनाएँगे, 25-30 पत्तों को उबालेंगे और वो जब आधा रह जाएगा 1 गिलास पानी में, तो वो क्या-क्या है जो हमें याद करने नहीं देता, जिसे शारीरिक कमजोरी है, वो अच्छे स्मरण शक्ति में बाधक है। जैसे हम कमजोर रहेंगे, हम बीमार रहेंगे तो हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो याद नहीं होगा हमें। तो इसलिए हम स्वस्थ रहेंगे तो ही अच्छे से हम पढ़ पाएँगे, अच्छे से याद कर पाएँगे। और अगला है चंचलता, चिंतन का बिखराव। हमारा ध्यान कहीं और है, खेलने में है, टीवी देखने में है, मोबाइल में है, और हम बुक लेके, किताब लेके सामने बैठे तो हमें याद नहीं होगा। हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसमें एक जगह एकाग्र चिंतन को एक जगह जहाँ पढ़ रहे हैं उसी में लगाएँगे तो हमें बहुत अच्छे से याद होगा। और जैसे अधिक भोजन करेंगे, जैसे विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, है ना? कौवा के सॉरी काक क्या यार मुझे याद चेष्टा। तो नहीं आ रहा। हाँ, काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निंद्रा, तथैव च, और अल्पाहारी और गृह त्यागी। तो ये जो 5 लक्षण है उसमें से एक है अधिक भोजन करना। जैसे हम अधिक भोजन करेंगे तो हमें नींद भी अधिक आएगी, तो हम पढ़ नहीं पाएँगे और हमें कुछ याद नहीं हो पाएगा। इसलिए जितना हो सके कम भोजन करेंगे। और आलस्य और आधा-अधूरा सीखना। हम अगर आलस्य मजबूरी में पढ़ेंगे, आलस्य आलस्य के साथ पढ़ेंगे तो हमें याद नहीं होगा कुछ भी। और जैसे हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसमें रुचि नहीं है, फिर भी, और जिज्ञासा नहीं है, फिर भी वो कभी याद हमें नहीं होगा। इसलिए हम जो कुछ भी पढ़ेंगे, उसमें रुचि लगाकर और जिज्ञासा पूर्ण पढ़ेंगे, तो हमें बहुत अच्छे से याद होगा। जैसे शिकायतें, निंदा, व्यर्थ बातें, गप-सप, इधर अपना दिमाग लगाएँगे, अपना मन, अपना मस्तिष्क चिंतन दूसरी तरफ लगाएँगे, तो हमें याद नहीं होगा। तो हम जो हमें
जो सीखना है, जो पढ़ना है, उसमें हम अपना चिंतन लगाएंगे, व्यर्थ बातों में न लगाकर। और जल्दीबाजी व सतही तौर पर सीखना, हम बहुत कुछ सीखना चाह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसे बहुत जल्दी जल्दी रट्टा मार के पढ़ रहे हैं, तो हमें याद नहीं होगा वो। और केवल परीक्षा पास के लिए पढ़ना, हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो परीक्षा पास के लिए पढ़ते हैं, तो परीक्षा में तो हम लिख लेते हैं, फिर बाद में सब भूल जाते हैं। तो और जैसे चिड़चिड़ापन, जिद्दी स्वभाव, हम बहुत चिड़चिड़ करते हैं, तो हमारी जो स्मरण शक्ति है वो क्षीण होती जाती है, हमें अच्छे से याद नहीं होता। और जैसे कमजोरी, निराशा का भाव, हमें कमजोरी सा लग रहा है, हम कमजोर हैं शारीरिक रूप से, और निराश, हताश है, हम अच्छा आत्मविश्वास नहीं हमें, तो और भय, डर, घबराहट, अगर हम डरे हुए हैं, घबरा रहे हैं, और हम कुछ पढ़ेंगे या कुछ सीखना चाहेंगे तो भी हमें याद नहीं होगा। तो बच्चों, हम सब ने ये जो बुद्धि बढ़ाने की विधि है वो सब देखे, तो आप सब ये सब पालन करेंगे? जी दीदी। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते, कुछ समझ नहीं आया होगा तो पूछ सकते हैं, है ना? सुमन बहन ने बहुत ही अच्छा आप लोगों को एक बुद्धि बढ़ाने की जो विधि बताई है बच्चों, आप जरूर इसका प्रयोग करिएगा। और आपको समझ में नहीं आता है तो अगले सप्ताह पुनः पूछिएगा, है ना? जरूर पूछिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी था। अब चलिए क्राफ्ट कला की ओर चलते हैं। हमारी दीदी इंतजार कर रही हैं बहुत सारे कागज लेकर, तो दीदी को बुलाते हैं। किरण दीदी का स्वागत है हमारे वासन शाला में। वो आप सबको क्राफ्ट कला कुछ बनाना सिखाएंगी कागज से। तो किरण दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए। नमस्ते दीदी। नमस्ते।